आज हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मनाली की बात करने जा रहे हैं। यदि आप मनाली जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली को कैसे एक्सप्लोर करना है, आपको मनाली में कौन से साइट सीइंग करने हैं, हमको मनाली के अटल टनल तक कैसे पहुंचना है, क्या हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे और हमको मनाली में कितने दिन की यात्रा बनानी चाहिए और मनाली में र टाइम कौन सा होता है। साथ ही वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस मनाली यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा, जिससे आपको इस मनाली टूर को करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि मनाली कैसे पहुंचना है। मनाली पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो बड़े मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाय ट्रेन का। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो मनाली का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। आप चंडीगढ़ आ जाए और चंडीगढ़ से लगभग 300 किलोमीटर की बाय रोड जर्नी करके ही आपको मनाली पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो चंडीगढ़ आपको मिनिमम डिस्टेंस पर रेलवे स्टेशन है, तो आप चंडीगढ़ आइए और यहां से आप डायरेक्टली मनाली पहुंच सकते हैं। एक और बड़ा ऑप्शन भी आपके पास आता है रेलवे स्टेशन का, जो कि है दिल्ली। चलिए बात करते हैं कि मनाली में कहाँ स्टे लेना चाहिए। मनाली में स्टे लेने के लिए आपको या तो कन्या रोड है, या तो एले है, या तो पिरनी है। ये 3-4 जगह हैं जो कि गांव है मनाली के। तो इन सब जगह पे होटल्स के ढेर सारे यहाँ पे फैसिलिटी और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मनाली के मॉल रोड के इर्द गिर्द भी होटल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ी पुरानी प्रॉपर्टी होने के कारण वहाँ पे सर्विस की थोड़ी कमी होती है। साथ ही साथ मॉल रोड के आसपास होटल लेने से थोड़े कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अगर 1-2 किलोमीटर के रेडियस पे ले लेंगे तो आपको बजट में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ होटल्स भी बेटर मिल जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मनाली में कहाँ और कैसा होटल्स लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना मनाली में अकोमोडेशन बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए मनाली में खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, तो मनाली में दोस्तों खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज सारे प्रकार के यहाँ पे फूड यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्योर वेज वाले रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जैन लोग हैं या फिर अगर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए वो ऑप्शंस भी यहाँ इजली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि हम मनाली पहुँच चुके हैं। अब मनाली में कौन कौन से साइट सीइंग करना है, बर्फ कहाँ मिलेगी या फिर स्नोफॉल कहाँ मिलेगी। मनाली से अगले दिन यानी कि पहला दिन तो अराइवल होगा और मनाली में हम उस रात स्टे करेंगे। दूसरे दिन की बात की जाए तो हम जाएंगे मनाली से सोलंग वैली। अब मनाली से सोलंग वैली जाने के लिए आपको 16 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी। मनाली से सोलंग वैली हिली एरिया है, जो कि आप बाई रोड के माध्यम से आप डिपार्चर लेंगे और आप धीरे धीरे करते हुए आप 16 किलोमीटर की जर्नी करते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे मनाली के 16 विलेज में। 16 एक गाँव है, इसको वहाँ पे सोलंग वैली बोला जाता है, क्योंकि विंटर के टाइम पे यहीं पे आपको स्नो देखने को मिलती है, यहीं पे स्नो एक्टिविटीज होती है और अगर आपका लक हुआ तो स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा विंटर के टाइम पे, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च वाले टाइम पीरियड पे। तो आप सोलंग वैली तक जा सकते हैं। सोलंग वैली में यहाँ पे आपको ढेर सारी एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको जिप लाइन देखने को मिलेगा, ट्यूब राइडिंग भी देखने को मिलेगा, जो ऊपर से आपको एक बर्फ का स्लोप बनाते हैं और वहाँ ट्यूब से आपको छोड़ा जाएगा और आप नीचे इस तरीके से ट्यूब राइड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्किन की भी ऑप्शन है, स्किन भी कर सकते हैं और अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहे तो पैराग्लाइडिंग के भी यहाँ पे सोलंग वैली पे ऑप्शन अवेलेबल है। फिर जाते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास जाने के लिए आपको ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ही ओपन होता है, क्योंकि विंटर के टाइम पे हैवी स्नोफॉल होने के कारण वहां के रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रोहतांग जाते हैं तो रोहतांग जाने के लिए आपको केवल और केवल अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच में ही जाने को ऑप्शन इजली अवेलेबल रहेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रोहतांग पास जाने के लिए या फिर अटल जाने के लिए या फिर शिशु जाने के लिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज ही पे करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी गाड़ी यहाँ से लेंगे मनाली में लोकल या फिर सोलंग वैली घूमने के लिए तो आपको वहां पे तो सिर्फ पैकेज में उतना ही रहेगा। अटल टनल के लिए, रोहतांग के लिए या फिर शिशु जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज ही पे करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप पैकेज लिए हुए हैं तो पैकेज में भी आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज ही लेंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर हमको सोलंग वैली से और ऊपर जाना है, यानी कि अटल टनल या फिर शिशु जाना है, तो वो हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं। अगर आप अटल टनल जाना चाहते हैं तो सोलंग वैली से लगभग 11 किलोमीटर की और ऊपर जर्नी पड़ती है हमको अटल टनल जाने के लिए। दोस्तों 11 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए आप एक खूबसूरत से पहाड़ी नज़ारों लेते हुए अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो इस तरीके से स्नो वाली ग्लेशियर भी देखने को मिलेगी। मैं गया हुआ था जनवरी मंथ में, जो कि काफी स्नोफॉल वहां पे हुई थी और साथ ही साथ हमको स्नो भी भरपूर देखने को मिली थी। तो सोलंग वैली से 11 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए मैं पहुंचता हूं यहाँ पे अटल टनल के मेन एंट्रेंस गेट पे, जिसको साउथ पोल एंट्रेंस बोला जाता है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे अटल टनल पे मेरा प्रवेश होता है। ये 9 किलोमीटर की लंबी टनल आपको मान के चलिए कम से कम 11 से 12 मिनट लग जाते हैं इसको पार करने में। और जैसे आप यहाँ से अटल टनल पार करते हैं
तो यहाँ से खूबसूरत सा आपको एक बर्फ के ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे स्नो की भी यहाँ पे देखेंगे, लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से आप जाए आप शिशु अटल टनल से, जो शिशु जाने का दूरी है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पड़ता है। शिशु हालांकि गांव है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, जो एक्टिविटीज़ सोलंग वैली में होती है वही एक्टिविटीज़ यहाँ पे शिशु पे भी कराया जाता है। शिशु का मतलब ये है कि यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे आपको ढेर सारी बर्फ देखने को मिलेगी। तो अगर आपको विंटर पे आए हैं और अगर आप सोलंग वैली में थोड़ी बहुत स्नो मिली है तो आप डेफिनेटली यहाँ अटल टनल और शिशु आइएगा, क्योंकि यहाँ पे अटल टनल शिशु में ही आपको भरपूर बर्फ मिलेगी। लगभग आपको 3 से 4 फीट की बर्फ देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आप इस खूबसूरत से पूरे पहाड़ों पर बर्फ का आप आनंद ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अटल टनल और शिशु को भी इंक्लूड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर बर्फ ज़्यादा होती है तब यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा पाती, यहाँ पे केवल और केवल 4 बर्फ ही जाती है। तो इस तरीके से आप अटल और शिशु को एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करने के पश्चात आप वापस उस रात मनाली में आके अपना स्टे बना लीजिए। तो डे नंबर 2 बेसिकली आपका सोलंग वैली, अटल टनल और शिशु ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। बात करते हैं हम लोग डे नंबर 3 की। डे नंबर 3 में आप निकल पड़िए अपने मनाली के लोकल साइट सीइंग की तरफ। मनाली के लोकल साइट सीइंग में सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे हडिम्बा देवी का टेम्पल। हडिम्बा देवी का टेम्पल यहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, जो कि हडिम्बा माता के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे आप आइए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा लेट से आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए क्यों कितनी ज़्यादा लंबी हो जाती है। नंबर आने में आपको लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का भी समय लगेगा। तो आप थोड़ा सा जल्दी आइएगा मॉर्निंग में, ताकि आपको जल्दी दर्शन हो जाए और इस तरीके से आपको लंबी कतार देखने को ना मिले मंदिर में दर्शन के लिए। तो इस तरीके से आप हरिमा देवी टेम्पल पर दर्शन कीजिए। इस खूबसूरत से कैंपस को घूमिए, और हरिमा देवी मंदिर के ठीक पीछे ही बना हुआ है एक वन विहार। वन विहार बेसिकली एक पार्क है, एक उद्यान है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री चार्ज आपका लगभग 10 से 1 रुपया होती है। तो यहाँ आप वो टिकट लेकर आप इस उद्यान में यानी कि इस वन विहार में विजिट कीजिए, और यहाँ भी कुछ समय एक्सप्लोर करके आप निकल पड़िए अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो कि आपका वशिष्ठ कुंड। वशिष्ठ कुंड यहाँ पे एक वशिष्ठ टेम्पल है। वशिष्ठ टेम्पल के ही ठीक पीछे यहाँ पे आपका बना हुआ है गर्म पानी का स्रोत, जिसको हॉट वाटर स्प्रिंग बोला जाता है। यहाँ पे आप हॉट वाटर स्ट्रम पे स्नान भी कर सकते हैं, लेडीज का और जेंट्स का अलग अलग यहाँ पे बाथ कुंड बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप जाके स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आप वशिष्ठ जी के दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के पश्चात निकल पड़ अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो कि है आपका मनाली का मॉल रोड। ये है मनाली का मॉल रोड, और इस मॉल रोड में घूमने के लिए आपको ढेर सारे शॉपिंग के ऑप्शन होते हैं, स्ट्रीट फूड के ऑप्शन होते हैं, और साथ ही साथ हिमाचल का फेमस फूड जिसको सिड्डा बोला जाता है वो भी यहाँ पे मिलते हैं। तो आप इस तरीके से मनाली में एक्सप्लोर कीजिए। मॉल रोड में आप आराम से शॉपिंग कीजिए। शिमला के कंपैरिजन में मनाली का जो मॉल रोड है वो थोड़ा चीपर पड़ता है। तो यहाँ पे आप शॉपिंग कीजिए, जो भी आप अपना खरीदारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और इसके पश्चात आप ये सब घूम फिर के आप शाम के वक्त अपने होटल पे स्टे ले सकते हैं। कुल मिला के आपका तीसरा दिन भी मनाली का नाइट स्टे रहेगा, और चौथे दिन आप निकल पड़िए आप मनाली से कुल्लू के लिए। कुल्लू में 2 चीज़ें फेमस है, एक तो है आपका यहाँ पे रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग जो कि एक्टिविटीज़ होती है, और दूसरा यहाँ पे आता है आपका शॉल फैक्ट्री। यदि आप शॉल लेने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे कुल्लू में शॉल फैक्ट्रीज है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। पेशवा शॉल, हर तरीके के शॉल वहाँ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे रिवर राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग के भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो कुल्लू जाए और कुल्लू से आप शाम तक रिटर्न आ जाए। रिटर्न आके अपना बस पकड़िए, जो कि आपको मनाली के बस स्टैंड से मिलेगा, और वहां से बस बैठ के आप या तो दिल्ली या फिर चंडीगढ़ के लिए अपनी रवानगी ले सकते हैं। तो ये रहा आपका मनाली का एक संपूर्ण वर्णन। अब बात करते हैं अगली कि हमको मनाली में कौन सा बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए। तो अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपका खर्चा भी कम आएगा, रश भी कम होगा, साथ ही साथ आपको घूमने में भी मजा आएगा, क्योंकि भीड़ में ज़्यादा होने से आपको ट्रैफिक जैम में भी ज़्यादा फंसना पड़ता है। साथ ही साथ होटल्स के टैरिफ, गाड़ियों के टैरिफ भी डबल हो जाते हैं।